हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया और आज की हमारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी का चैप्टर नंबर 2 दादी माँ। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। सो लेट्स स्टार्ट जहाँ पर हमने हमारी नेक्स्ट वीडियो में छोड़ा था। हमने हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था जहाँ पर किशन भैया की शादी वगैरह की बात हो रही है और यहाँ पर किसी की चाची आई है जहाँ पर वो फसल वगैरह की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, पैसे देने की बात हो रही थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे जो लेखा के उन्हें बुखार वगैरह तो दादी माँ क्या क्या करती थी, उन सब के बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। दूंगी मालकिन रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथ में आंचल पकड़ी दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। यानी कि जो रामी की चाची थी जिससे दादी माँ पैसे वापस देने के लिए कह रही थी, वो कह रही थी कि मालकिन मैं दे दूंगी। अब आप तो जानती, उन्होंने अपना जो आंचल था उससे दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी और वो बोल रही थी कि मेरी बेटी की शादी आप तो जानती हैं, अगर आप दया नहीं करेंगी तो उसका निस्तार कैसे होगा। अब यहाँ पर जो ये वर्ड निस्तार है, इसका मतलब होता है कल्याण कैसे होगा। राम जो लड़की है उसका कल्याण कैसे होगा अगर आप दया नहीं करेंगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। उन्होंने कहा, दादी माँ ने, कि तू पीछे हट, अभी मैं नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हटी। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। ये जो लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है। वो कहते हैं कि ये जो रामी की चाची वो गरीब हैं, वो दे देंगे आपके पैसे। तो दादी ने कहा, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया कि बहुत दिन बीत गए और मैं ये जो हुआ था इसे मैं भूल गया हूँ, एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उड़न हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरी 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो। देवता है बेटा, देवता। यानी कि वहाँ जब उन्हें धन्नो चाची मिली तो उन्होंने बताया कि जो दादी थी उन्होंने 10 रुपए का नोट देकर बोली, धन्नो देखना, उनसे रामी की चाची से बोली कि देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसे मेरे 10-5 रुपए के लिए हंसाई ना हो। जैसी तेरी बेटी है उसके लिए मेरे 10-5 रुपए की हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने जो रामी की चाची थी उनसे पूछा कि उस दिन तो दादी आपको डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। इनकी जो रामी की जो चाची थी वो बोली कि बड़े लोगों का यही तो काम होता है, वो पैसे भी देते हैं और डांट भी देते हैं। अगर पैसे देकर डांटे ना तो उनका लाभ कैसे होगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। यानी कि मैं मन ही मन इस बहस करना, यानी कि बहस पर, जो उस दिन बहस हुई थी उस पर हंसता हुआ आगे चली गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। यानी कि वो अपने किशन भैया की शादी की बात बता रहे हैं जहाँ पर विवाह के 4-5 दिन पहले से ही जो औरतें थी वो रात रात भर उठकर गाना, नाच गाना ये सब करती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह पर्याय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ और औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। यानी कि उसमें जो
जब नाच गाना होता था तो वहाँ पर अभिनय भी होता था, यानी कि जो औरतें थी वो एक्टिंग करती थी। शादी वगैरह जिसमें होती है उन सब की एक्टिंग करती थी, यानी कि आदमी भी औरतें ही बनती थी और औरत तो औरतें ही रहती थी, यानी कि सारी एक्टिंग वही होती, दूल्हे की दुल्हन की, उन सब की एक्टिंग वही करती थी और अभिनय करती थी रात रात भर इन सब का नाच गाने के साथ साथ। तो जो लेखक है वो बोल रहे हैं कि मैं तो बीमार था इसलिए मैं बारात में जा नहीं सका। जो मेरा ममेरा भाई था राघव दलान, वो भी बारात में बहुत देर से पहुंचा तो औरतों ने इस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। दादी ने बिगड़ते हुए कहा, बहुत गुस्से से कहा कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। यानी कि जो दादी माँ थी वो चारपाई पर मुझे लेटाकर चादर उड़ाकर चली गई। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा यानी कि उन्हें, जो लेखक थे, उन्हें बहुत हंसी आ रही थी। उन्होंने सोचा कि अगर जोर से हंस दिया तो उनका भेद खुल जाएगा, लेकिन भाभी की बात से उनकी हंसी रुक ही नहीं पाई। उनका भंडा फोड़ गया। भंडा फोड़ मतलब होता है उनका जो वो था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, जो लेखक थे वो एक्टिंग कर रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है, यानी कि उन्होंने जो जो लेखक सोए हुए थे वहाँ पर उन्होंने चादर खींची और कहा, ये कौन बच्चा सोया हुआ है। देबू की माँ ने चादर खींचते हुए, देबू उसमें किसी का नाम होगा या उनका कोई आसपास का कोई पड़ोसी वगैरह होगा, तो उसकी माँ ने क्या किया कि चादर खींची और दादी से कहा कि ये कौन बच्चा सो रखा है, शायद वो रो रहा है, उसे दूध पिला दो। हाथापाई शुरू हो गई, यानी कि लड़ाई झगड़ा होने का मतलब बातों बातों वाला झगड़ा, वैसा वाला नहीं। दादी माँ बहुत बिगड़ गई। लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभिदान मिल जाता है। यानी कि सुबह जो लेखक थे उन्हें देबू की माँ मिली तो उन्होंने कहा, कल वाला बच्चा भाभी उनसे बोली। मैं वहाँ ज़ोर से भागा और मैं वहाँ से जल्दी से भागता हुआ दादी माँ के पास गया। ऐसा होता था कि जो भी दादी माँ की छाया के पास खड़ा हो जाता था उसे आशीर्वाद मिल जाता था। अभयदान मतलब होता है आशीर्वाद मिल जाता था। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ। एक एक बात आज के कैसे कैसे मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती हैं। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बता कहा करती थी। यानी कि जो दादी माँ थी उन्हें स्नेह और ममता की मूर्ति कहा जाता था। आज परिस्थितियों का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है। यानी कि परिस्थितियों के साथ साथ जो हमारा जीवन होता है वो भी बदलता रहता है। तो जैसा दादी माँ के जीवन में हुआ शायद वैसा किसी के जीवन में नहीं हुआ होगा। वो अच्छे से जानती है कि परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है और उनके जीवन में जितनी परिस्थितियाँ उन्होंने उनका अच्छे से सामना किया। वाद्य चक्र होता है चक्र को बोलते। दादा की मृत्यु के बाद जो वो थी वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया है कि दादा ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठ बात कहा करती। दादा की मृत्यु के बाद कुरमुत्तों की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। यानी कि जो दादा के दोस्त थे उन्होंने भी उनकी कोई मदद नहीं की वैसे समय में।
जो उनका इतना ज़्यादा मुश्किल समय था जिसे वो अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते, उसमें उन दादा के दोस्तों ने भी कोई दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। यानी कि जो उनके पिता थे, लेखक के पिता, उन्होंने अपने पिता के श्राद्ध में, यानी कि जो लेखक थे उनके दादा के श्राद्ध में इतना सारा धन लोगों से लिया कि जो घर की संपत्ति तो थी नहीं, जिससे और जो और कर्ज था वो बढ़ गया परिवार के लिए। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, यानी कि जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा, माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। उस टाइम पे माघ के दिन थे, माघ में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, विंटर का टाइम होता है। उस टाइम पे जो था बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा था, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा भी चल रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने देखा कि जो उनकी दादी हैं वो एक शाम गीली धोती पहनकर एक बक्से के सामने बैठी हुई है कोने में। वहाँ पर उन्हें दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हैं। वो बहुत देर तक अपनी दादी के सामने बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर जैसे ही उनकी दादी ने आंखें खोली, उन्होंने धीरे से कहा, दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? उन जो दादी माँ थी उन्होंने कहा कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। जो लेखक थे उन्होंने कहा कि दादी माँ, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप उसे बताओगी ना? जो लेखक थे उन्होंने उनकी स्नेहपूर्ण यानी कि प्यार भरी आंखों में देखा। क्या है, पूछ। जो दादी माँ वो बोलती हैं कि क्या हुआ, पूछ, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, यानी कि वो जो लेखक है उन्होंने कहा कि तुम रोती हो ना यहाँ पर बैठकर। तो दादी मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पागल, जा, तूने अभी खाना भी नहीं खाया, कर खा ले ना, चल चल ना, चल चल। फिर जो लेखक है उन्होंने कहा कि अपनी धोती तो बदल लो। दादी माँ, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। दादी माँ ने कहा कि मुझे ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। वो जो लेखक थे उन्हें खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। यानी कि जो सुबह थे, सुबह जब लेखक उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता और किशन भैया चारपाई पर बैठे हुए हैं। दूसरा उनके पास और दूसरा चारा ही क्या था सोचने वगैरह के अलावा। बाबू बोले कि उनके यहाँ कोई सदस्य होगा जिन्हें बाबू बोलते हैं। उन्होंने कहा, रुपया कोई देता नहीं है, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। उन्होंने कहा कि कोई लेते तो है सारा सब लोग कर्ज, लेकिन कोई वापस अभी तक देता ही नहीं है। वो रोने से उनकी शक्ल हो गई थी। तो रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने उनके माथे पर हाथ रखा, उसे सहलाया। रोता क्यों है रे? उन्होंने कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने फिर एक संदूक को खोला जिसमें से उन्होंने एक चमकती सी चीज निकाली और उन्होंने कहा कि ये कंगन मुझे तेरे दादा ने इसी दिन के लिए तो पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहजकर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने इसे अभी तक कभी नहीं पहना, मैंने इसे संभाल कर सहज कर रखा है, ये हमारे वंश की निशानी। उन्हें आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगे पीछे हर जगह का सोचते कि फ्यूचर में क्या होगा और उसके लिए पहले से ही तैयार रहते थे। और ऐसा उन्होंने कहा कि जो पुराने लोग थे, जो उनके पहले के वंशज थे, पहले की जो पुराने ओल्ड पीपल्स थे, जिनके पास बहुत
यानी कि आजकल कोई सोचता नहीं है, पहले ही वो अपने पैसे सारे खर्च कर देते हैं और इधर उधर से पहले से ही कर्ज लेते। पहले के लोग आगे पीछे सबका सोचते थे, उसके बाद कोई निर्णय लेते थे, कोई वो लेते थे कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इससे कर्ज, ऐसा उन्होंने अपने बेटे से कहा। सचमुच मुझे दादी माँ शाभ्रष्ट देवी सी लगी। ने कहा कि उन्हें अपनी दादी माँ बहुत ही शाभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई, जो धुंधली सी छाया थी वो विलीन हो गई। उन्होंने देखा कि जो दिन था वो बहुत मतलब आधा दिन चला ही गया है मानो। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाए मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। उन्होंने देखा कि जो खजूर का पेड़ है पास में, उसमें एक कौवा जो है वो अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर खिड़की पर बैठा हुआ है। हाथ में अभी भी किशन भैया का जो पत्र है वो कांप रहा है। काली चींटियों सी कतार धूमिल हो रही है, यानी कि जो काली चींटियां उनकी जो कतार थी वो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता, मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। उनके मन को अभी भी विश्वास नहीं रहता कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। उनका मन बार बार उनसे ही पूछता रहता है कि दादी माँ अब नहीं रही, ये सब पूछता रहता है बार बार। और ये जो स्टोरी है ये शिव प्रसाद सिंह ने लिखी है। एंड आई होप गाइस कि हमने जितना भी इस वीडियो में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।